गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब साइलेंस प्लीज। देखो दिक्कत ये होता है कि बात करने वाला सबको खड़ा कराने के बाद बैठा देते हैं ना, तो ऐसा कि लगता है कि तनका देर बाद तो बैठा ही देंगे, तनका कर लेते हैं बात, पूरा क्लास से खड़ा छोड़ देंगे। देना तो एक पेन है इस पर रहने दो। हम लोग पढ़ रहे थे परंपरा का मूल्यांकन, लेखक हैं रामविलास शर्मा। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। वो बताते हैं कि भले किसी देश का बंटवारा हो जाए बट उसके संस्कृति और साहित्य का बंटवारा नहीं होता है। अगर संस्कृति और साहित्य अगर सेम है तो समझा जाता है कि उस देश का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। भले एक ज़मीन के टुकड़े को अलग कर देने से एक समाज अलग नहीं होता है, एक साहित्य अलग नहीं होता है, संस्कार अलग नहीं होता है। ये उनका कहना था जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब आगे देखते हैं। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं। संसार में अभी ऐसे बहुत राष्ट्र हैं, बहुत ऐसे देश हैं जो बहुजातीय है, मतलब एक से अधिक जाति है उसमें। ठीक है, हमारे देश में तो खैर एक से ज़्यादा धर्म भी है और हर एक धर्म में अनेकों जातियां हैं। अनेक भाषी हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपना राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। कह रहे हैं कि सभी राष्ट्र में, हर एक देश में अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग भी हैं, बहुजातीय हैं। उसके बाद बोला जाता है कि भाषा भी अलग अलग है, कई भाषाएं हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। और खैर भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषा की तो अनगिनत मात्रा है। खाली संविधान में 22 को भाषा रजिस्टर्ड है, उसके अलावे अनेकों भाषा हैं। तो ये उसके बाद आगे बोलते हैं कि जब राष्ट्र पे, देश पे कोई खतरा होता है तो उस देशवासियों को देश के प्रति अस्मिता और उसको रक्षा करने के लिए, समर्पित होने के लिए देश के लिए वो अच्छा तरह से ज्ञान है, सूझबूझ है, समझदार है उसके लिए कि जब राष्ट्र पर कोई खतरा है तो हम लोग को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, सोवियत संघ किस देश को कहते थे? रूस को। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखते थे USSR, यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रूस। फुल फॉर्म होता है यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रूस। ठीक है, USSR। तो जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देश भक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति के बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जार-शाही रूस के समाज से भिन्न है। कहाँ के राजा को जार कहा जाता था? ठीक है, तो वही जार-शाही रूस के समाज से भिन्न है। ठीक है, अब जिस समय हिटलर ने रूस पे कब्जा किया था, मतलब आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ के जो लोग थे रूस के, वो लोग बार बार अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने अस्मिता को बचाने के लिए सब लोग एक हो गए, समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। ठीक है, और अथवा देशभक्तिपूर्ण महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। सभी लोग मिलकर आगे आए अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? देशभक्तिपूर्ण, और यहाँ पे महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। जितने भी रूस के लोग थे वो सब लोग अपने देश के प्रति सामने आए, किसको बचाने के लिए? अपने साहित्य,
अपने संस्कार, अपने कल्चर को बचाने के लिए। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जार शाही रूस के तोलस्तोय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार हैं। तोलस्तोय ये एक नाम है, जो भी हैं कवि हैं, तोलस्तोय, ठीक है। सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार, मतलब इनको सोवियत संघ में लोग बहुत मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिनकर जी को ज़्यादा, दिनकर की कविता ये सब ज़्यादा चलती हैं, उस तरह से रूस में तोलस्तोय एक बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए, उसमें क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस तरह के विचार रहनी चाहिए, किस तरह की भावनाएं रहनी चाहिए, तो सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले भी ये ही महान साहित्यकार हैं। नाम क्या है? बोलो, तोलस्तोय, याद रहेगा? तोलस्तोय, देख लो, तोलस्तोय। इसमें ल भी आधा है और सौ भी आधा है। ऐसा नहीं कि ल आधा करके 100 पूरा कर देंगे या ल पूरा करके 100 आधा कर देंगे, दोनों आधा है, ठीक है। तोलस्तोय। चलो आगे देखते हैं। हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं। क्या बात कर रहा है ना? हाँ, वो खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं, अरे बैठ जाओ, हम नहीं ना बोले। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिए? करने वाले महान साहित्यकार हैं। चलो देखो, इधर देखो, इधर यहाँ देख लो, देखो तुम लोग तो जानबूझ के उससे बात कर रहे हो ताकि वो भी खड़ा हो हमारे साथ है। उधर साइड में कौन है? तबीयत ठीक ना है? का सुतल है जी तुम? ओए चलो देखो इधर, यहाँ देखो, महान साहित्यकार है। समाजवादी व्यवस्था, साइलेंस। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, वरन और पुष्ट होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ है और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है, जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। फिर से इस लाइन को समझिएगा। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती, मतलब हर एक जाति का अपना अपना अस्मिता। अगर आज के डेट में कास्ट सिस्टम हटा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि उनकी जाति खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति अगर कोई, सब लोग अपने देश के प्रति सुदृढ़ हो जाए, अपने देश के प्रति समर्पित हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जब समाजवादी व्यवस्था बनती है, लोग समाज में रहते हैं, तो जात को भूल जाते हैं, जाति उनकी खंडित नहीं होती। ऐसा नहीं कि उनका जाति खत्म हो गया, वरन और पुष्ट हो जाती है। जब सभी जाति के लोग मिल करके एक साथ रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ, मतलब फिर से वहाँ लोग सभी जाति आपस में मिलजुल कर रहने लगे और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति बन गई। पहले क्या था? राजा के अधीन होता था, अब ये एक सामाजिक शक्ति बन गई, समाज में रहने लगे, जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। उस तरह की सामाजिक शक्ति 1917 से पहले उस देश में नहीं था। आगे है, जार शाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। राजाओं के समय क्षुद्र जाति और निचले कास्ट, ऊपर कास्ट, इस तरह से होता है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं उनको हीन भावना से देखा जाता है। तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि जार शाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। जैसे कुछ जाति का होता है कि वो एक पूरा जाति ही है, उसका काम ही है सिर्फ नौकर बना रहना, ऐसा जरूरी थोड़ी है।
तो वो उस समय के दौरान चलता था ऐसा। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। सामंत और पूंजीपति उन सभी जो निचले वर्ग के लोग होते थे उन पर शासन किया करते थे। ठीक है, जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। जैसे बहुत सारे साम्राज्य होते हैं, ये भी क्या था, एक साम्राज्य। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। किस समय? 1917 की क्रांति के बाद। 1917 की क्रांति पढ़े हैं रूस का हिस्ट्री में, क्या नाम दिया गया था इसे? बोल्शेविक क्रांति। हाँ, तो 1917 में जो क्रांति हुआ था रूस में, उसको नाम क्या दिया गया था? बोल्शेविक क्रांति। तो इस क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी, जो रूस के लोग थे और जो रूस के लोग नहीं थे, आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब पहले क्या था कि जो रूस के थे और नहीं थे दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल नहीं हुई। बहुत सारी जातियां जो थी वो सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। मतलब धमकी से या लालच से, जैसे भी हो, कई सारी जातियों को उसमें शामिल कराया गया। लेकिन कई सारी जातियां ऐसी थी जो एकदम अड़ा रह गया कि नहीं, हम नहीं होंगे तो नहीं होंगे। जैसे भारत में भी जब विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग हुए कि नहीं, हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम या तो स्वतंत्र रहेंगे या तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जैसे हैदराबाद का निजाम, जूनागढ़ वाला और जम्मू कश्मीर वाला। तो हैदराबाद वाले को ऑपरेशन पोलो के तहत समाप्त कर दिया गया, पुलिस के बेस में आर्मी को उतार दिया गया, सबको काट कूट के रद्द कर दिया, उसके बाद शामिल हो गया। जूनागढ़ वाला को वहाँ जनमत संग्रह करा लिया गया, क्योंकि जनता जो था वो भारत में रहना चाहता था, वहाँ के जो निजाम थे, राजा थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो भारत के पक्ष में वोट आया तो वो यहीं रह गया, निजाम अपना बुढ़िया बिस्तर लेके पाकिस्तान चला गया। अब उसी तरह से जम्मू कश्मीर वाले थे, वो जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, हम स्वतंत्र देश रहेंगे, नाम रहेगा जम्मू कश्मीर आलम इस तरह से कुछ। तो वहाँ क्या हुआ कि जैसे ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान हमला कर दिया, हो गया स्विट्जरलैंड बना लीजिए आप। तो इसी तरह से रूस भी, फोटो बाद में पर्सनली देखना, अभी नहीं, ओए साइलेंस, सुनो। तो उसी तरह से रूस में भी कई सारी जातियां अलग अलग हुई। कुछ जातियों को जबरदस्ती मिलाया गया, चाहे जैसे भी, लालच देकर हो, धमका कर हो, जैसे भी हो, लेकिन कई सारी जातियां नहीं मिली। तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही वो रूस कितने भागों में टूटा? कितने भागों में बोलो? 14 भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा? 14 भागों में टूट गया था। नाम तो ध्यान में नहीं है। जिसके आगे, जिसके लास्ट में भी स्थान लगा, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो 5 गो देश है, इस अफगानिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान भारत से टूटा है, वहाँ पे 5 गो देश है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भी कुछ है। तो वो 5 देश रूस का ही था। और भी उसके आसपास जो भी, यूक्रेन हो गया, उसके नीचे बेलेसोवा की ऐसी कोई है देश, तो वो सभी लगभग कितने 14 गो देश टूटा है उससे, 13 या 14 गो है। सबका नाम हमको ध्यान में था, अब रिवीजन नहीं होने की वजह से भूल जाते हैं। जरूर, अरे शांत रहो। मैप देखेंगे तब तो बता ही देंगे लेकिन अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी इसको पढ़ लेते हैं, फोटो बाद में देख लेना, अभी पढ़ लो। फोटो कथी, 1 तारीख को सब जाके एकदम लाइव देख लेना।
साइलेंस। चलो ओए बताओ, रूस के राष्ट्रपति कौन है अभी? और यूक्रेन के? व्लादिमीर जेलेंस्की। दोनों में युद्ध चल रहा है 3-4 साल से। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? पेट्रोल पंप, डोनाल्ड ट्रंप। ओए शांत रहो, पेट्रोल पंप नहीं बोलेगा कोई। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग? यहीं पे थे ना? शांत रहो। 1917 की क्रांति के बाद रूसी जातियों का संबंध, यहीं पे थे। चलो देखो इधर देखो, कौन है रे अंकुश अंकुश कर रहा है? यहाँ देख लो, 1917 की क्रांति के बाद गैर रूसी जातियों आपस में संबंध बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ में शामिल नहीं हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरी महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां हैं शामिल है, उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। आज जितनी भी जातियां रूस में है, वैसा ही मिला जुला इतिहास जैसा पहले था वैसा नहीं है। हिटलर के समय था वैसा आज उसका इतिहास नहीं है। जैसा भारत की जातियों का है, राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। यूरोप जो है वो कभी राष्ट्र नहीं बना। यूरोप एक महाद्वीप है, एक महादेश है जिसमें कई सारे देश आते हैं, तो वो कभी एक राष्ट्र नहीं बना। और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात। देखो सब, एक तो सबसे छोटा महादेश है यूरोप, सबसे छोटा है, और उसमें भी पूर्वी का अलग, पूर्वी यूरोप अलग हो गया, पश्चिमी यूरोप अलग। कह रहा है कि हम पूर्वी यूरोप वाले सब लोग मिलकर के आपस में व्यापार करेंगे, तुमसे हमको मतलब नहीं। और पश्चिमी वाले कहते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर आपस में व्यापार करेंगे, तुमसे मतलब नहीं। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पे इस लाइन को देखो, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, किस हैसियत से? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत में इतनी जातियां हैं, चाहे आज हो या फिर पहले, उस समय भी बहुत सारी जातियां थी, तो भारत का मुकाबला तो नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि कुछ जाति अलग हो गया है, कुछ जाति अपना अलग देश बना लिया, ऐसा रूस के तरह भारत का विभाजन नहीं हुआ है। रूस में क्या हुआ है कि अपना अपना जाति वाले सब अपना अपना देश ले लिए, अलग अलग हो गए। लेकिन भारत को जबरदस्ती अलग किया गया है। भारत के लोग अलग होना कभी नहीं चाहते थे। भारत के लिए जो कुछ बतासा वाले लोग हैं वही भारत को अलग करवाए, बाकी भारत के लोग जो थे, आम जनता, कभी भी अलग होना नहीं चाहती थी। चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे म्यांमार का हो, चाहे कम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कोई भी हो, एक समय में वो सब भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत से भी 7 गो देश अलग हुआ है। 7 देश का नाम आप लोग को खोज करके लाना है। यह राष्ट्रीयता, इधर देखो, यह राष्ट्रीयता एक, देखो देखो इधर, यह राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। यह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण महाभारत को अलग कर दें तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र की सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही
जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि हैं। देखो ये कह रहे हैं कि भारत जो है एक संप्रभुत्व देश है, इसमें अगर रामायण और महाभारत को साइड कर दिया जाए तो जो कवि का अस्तित्व है, जो साहित्य का अस्तित्व है, वो बचा ही नहीं रहेगा। उसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ को अगर हटा दिया जाए, साइड रख दिया जाए, तो संस्कृति और सभ्यता जो हमारी साहित्य है उसका वो बचा नहीं रहेगा। सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही है। फिर से सुनो, सामाजिक विकास में, समाज को विकसित बनाने में कवियों की ऐसी भूमिका नहीं रही है। ठीक है, रामायण और महाभारत को अगर हटा देंगे तो सिर्फ और उसके आगे जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि, व्यास पूरा नाम क्या है? महर्षि वेद व्यास। समीर शनप, व्यास का पूरा नाम? महर्षि कौन सा ग्रंथ लिखे थे ये? नहीं पता। वाल्मीकि कौन थे? वो भी नहीं पता। अरे रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अभी ना ऊपर बताया है रामायण और महाभारत, बात कर रहा है। बैठो, इसलिए तुम लोग बात नहीं, तुम लोग हल्ला कर रहे थे। चलो आगे देखो। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। सुनो, इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन, साहित्य के परंपरा का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश का है। क्योंकि इस देश में रामायण और महाभारत को अगर हटा दिया जाए तो साहित्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी कवि लोग हैं वो समाज के विकास के लिए उस तरह का योगदान नहीं किए हैं जिस तरह का योगदान रामायण और महाभारत करता है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है। तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता, सुन लो, राष्ट्रीय अस्मिता, अगर हम सुनने लगेंगे तो फिर तकलीफ में पड़ जाओगे। राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अवयव होता है। आखिर है कौन? तुमसे पूछे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन तो तोड़ सके, खैर नहीं, पहले बता रहे, चाहे जहिया भी, क्या कि 6 गो चैप्टर हो गया है, किसी को एक चैप्टर का भी सारांश अच्छे से याद नहीं है जैसा एग्जाम में लिखा जाता है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। देखो, रामविलास जी कह रहे हैं कि यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, फिर से वो नया राष्ट्र के रूप में जुड़ सकता है। तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने के बाद राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, मतलब पहले से कितना मजबूत होगी। पहले मजबूत नहीं था, टूटने के बाद, आजाद होने के बाद कितना मजबूत होगी, पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद हमारी क्या है? राष्ट्रीय आवश्यकता। समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अवयव होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं। जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके पास इतना रिसोर्सेस उपलब्ध होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
जिसका कोई जवाब नहीं है। देश में साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। देश में जो भी साधन होते हैं, चाहे कोई भी साधन हो, उसका अच्छे तरीके से अगर उपयोग होता है तो वो समाजवादी देश में ही होता है। छोटे बड़े राज्य जो हमसे ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद वो पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। एक समय में चीन को बोला जाता था एशिया का बीमार। ऐसे ही एक समय में 1970 के आसपास के समय में चीन को विश्व का बीमार देश कौन है, तो चीन है। लेकिन आज चीन जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा है, दूसरा पावरफुल कंट्री है अमेरिका के बाद चाइना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर नॉर्मली चल रहा है तो अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो वही आगे बढ़ेगा। जो बहुत नीचे थे, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, वो भी बहुत आगे चले गए। तो इस तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। पूर्ण विकास किसमें संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यही पेज है ना, लास्ट है, खत्म करते हैं इसको। और साहित्य की परंपरा और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धर जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों को ज्ञान से वंचित है। सबके मुंह में टेप साड़ देना चाहिए। महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। तुमसे पूछे नहीं है कि नहीं है, ठीक है, ओवर स्मार्ट मत बनो। जब यहाँ देखो, जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविन्द्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। देखो ये क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता, जो हमारे देश के निरक्षर है, जो लोग साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो जनता निरक्षर है, पुराने साहित्य के महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है, जो उसको नहीं पढ़े, वह साक्षर होगी। समाजवादी व्यवस्था में क्या होगी, वो साक्षर होगी, वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ने का उसे अवकाश होगा, मतलब पढ़ने की उसे छुट्टी मिलेगी जब वो साक्षर होगी। तब व्यास यानी महर्षि वेद व्यास के बारे में बोला जा रहा है और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। तो बहुत सारे लोग अगर पढ़ेंगे, साक्षर होंगे, तो बहुत सारे लोग इनके भी पढ़ने के पाठक हो जाएंगे। वे अनुवाद में नहीं, अनुवाद का मतलब अगर संस्कृत समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी वाला महाभारत पढ़िए, हिंदी वाला रामायण पढ़िए, तो जरूरी नहीं है कि वो अनुवाद में, वो संस्कृत में भी पढ़ेंगे। और तब इस देश के इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्यम भारती कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब सांस्कृतिक आदान प्रदान इतना अधिक होगा कि जो तमिलनाडु के लेखक हैं वो उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे, यानी दक्षिण भारत के जो लेखक हैं उनका जो लिखा हुआ है वो उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे, और जो उत्तर भारत का लेखक द्वारा लिखा गया है वो दक्षिण भारत के लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये। आगे देखो, यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर हैं और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही,
और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन करने की भाषा है। क्या अर्जन करने की भाषा है? ज्ञान अर्जन करने। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं की साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। आगे देखते हैं, कृपया छटपटाएं नहीं, ये अंत के कुछ पलों में आप अपना योगदान दें। के लोग पढ़ेंगे यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा में बोलने वाले अधिकतर निरक्षर अपने साहित्य के साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। तो ये कह रहे हैं जब बहुत सारे लोग पढ़ेंगे अपनी संस्कृति, अगर अपने साहित्य को पढ़ेंगे, तब जो आज अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा वो एक तरह से डोमिनेंट भाषा जो हो चुका है, एक प्रभुत्व जमाने की जो भाषा हो चुका है, वो न रहकर बस एक ज्ञान अर्जन करने की भाषा होगी, बस एक सीखने के लिए भाषा होगी, ना कि मजबूरी बस वही करना। आज के समय में अंग्रेजी जो है वो डोमिनेंट हो चुका है भारत में। अंग्रेजी के बिना कुछ भी नहीं। अगर कहीं भी जॉब चाहिए आपको, कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑफिस में, आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। और लोग इसको इसलिए साइड करते हैं क्योंकि ये हमारा भाषा नहीं है, अंग्रेज का भाषा है। अब वो तो चाहिए ही। तो एक तरफ तो ये होता है कि अंग्रेज का भाषा हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे, और दूसरी तरफ ये है कि स्वीकार नहीं कीजिएगा तो ना आपको ऑफिस में नौकरी मिलेगा, ना आपको जॉब मिलेगा, बेरोजगार घूमिए। दिक्कत ये है। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे। एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा, भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तब सिर्फ अंग्रेजी नहीं, यूरोप के अनेक सारी भाषाओं को हम पढ़ेंगे, उसके साहित्य को पढ़ेंगे, और तब भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। ये जो लेख हैं ये कहते हैं कि जो हमारी गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, उसको पढ़ाया जाए, वो इतने सक्षम हो कि उनके पास पढ़ने का अवकाश हो, खाली समय हो। उस खाली समय में वो रामायण, महाभारत, साहित्य सब कुछ पढ़ेंगे, और इतने ज़्यादा वो साहित्य को पढ़ें कि जो भारतीय हैं उनका लिखा हुआ उत्तर भारत के लोग पढ़ें, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनका लिखा हुआ दक्षिण भारत के लोग पढ़ें। तो ऐसे में भाषा का आदान प्रदान होगा, साहित्य एक दूसरे से मैच करेंगे, लोग एक दूसरे से समझेंगे, सीखेंगे। अब लेखक जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ के नेताओं सबको ये चुभ जाता है। वो कहता है जब सब पढ़ लेगा तो फिर हम जैसे लोगों को वोट काहे देगा। कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो अच्छे लोगों को वोट देने लगेगा, फिर गुंडा उंडा सबको काहे लिए वोट देगा, हत्यारा सबको नहीं देगा। तो ये सब भाषा दोनों को सिखाने, उत्तर भारत की भाषा दक्षिण भारत वाले को सिखाना है, और दक्षिण भारत की भाषा उत्तर भारत वाले को सिखाना है। तो वो सिखाएगा नहीं, दोनों को लड़वाएगा। ये भाषा बोलो तो यहाँ रहना है, ये भाषा नहीं बोलने आता है तो नहीं रहना है। हद है, मतलब कि अरे सब भारत में ही रहता है, भारत में अनेकों भाषाएं, कोई एक इंसान सब भाषा बोल ही नहीं सकता है। अब कर्नाटक में जाओ तो बोलता है कन्नड़ अगर आता है तो कर्नाटक में आओ, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी आता है तब आओ। गजब हाल है। तो इन नेताओं सब बस भाषा के लेकर के लड़ाने का काम करें, और ये कह रहे हैं कि साहित्य को इतना बढ़ावा मिले कि यहाँ के लोग वो भाषा सीखे, वहाँ के लोग ये भाषा सीखे। तो ये था परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा द्वारा एक दिया गया जानकारी है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, होमवर्क में है। इसका सारांश आप लोग को लिखना है, अच्छे तरह से लिख तो लेते हो बट किसी को याद रहता नहीं है। अब ठंड का मौसम आ रहा है तो पीटने में भी मज़ा आएगा, तो आप लोग थोड़ा कंबल में घुस करके अच्छे से पढ़ा कीजिए ताकि ठंड में कम ठंड लगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है। सुनो, शुरू में मेरा चैनल ऐसे बढ़ रहा था, अभी ठुमुक गया, यहाँ से बढ़िए नहीं रहा। ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे। तो तुम लोग उसको बढ़ाओ ना, तुम लोग नालायक सब घटाता है। वेल सब।
ठीक है, आज मिलते हैं अगले क्लास में। होमवर्क में सारांश लिख कर लाना है।